वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2026 में आने वाला सवाल। दिस इज वेंट्रल, दिस इज डोर्सल, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। इतना समझ में आ गया है ना। और एक्सिस के दूर जाते जाएंगे तो लैटरली, एक्सिस के पास आते जाएंगे तो मीडियली। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजल चेंबर, फिर उसके बाद क्या आएगा एपिग्लॉटिस, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, और फिर उसके बाद ट्रकिया। फिर ट्रकिया डिवाइड होंगे ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड उसके बाद ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद आएगा एल्वियोला। ठीक है, ईवी, आईआरवी, ईआरवी एंड आरवी। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बोला हमने बताओ? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इन तीनों को मिला के क्या बोला हमने बताओ? वाइटल कैपेसिटी। और इन चारों को मिला के हमने क्या बोला? टोटल लंग कैपेसिटी। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है सबके? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एक ऐसी वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं कि अगर आप उसे प्रॉपरली फॉलो कर ले तो 320 प्लस मार्क्स आना आपके तय है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एनिमल फिजियोलॉजी से शुरू करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी का सबसे पहला हमने चैप्टर लिया है जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझने से पहले हम उसको समझना चाहेंगे, क्योंकि वो टर्म्स बार बार इस्तेमाल होने वाले हैं, है ना। और हमेशा हमें कंफ्यूजन होती है कि यार ये सब क्या है ना। कौन से टर्म्स, जैसे कि एंटेरियर, पोस्टेरियर, डोर्सल, वेंट्रल, मीडियल, लैटरल, ये सब क्या चीज है? इंटर, इंट्रा, एक्स्ट्रा, है ना। जब ह्यूमंस को छोड़ के बाकी सारे जो एनिमल्स है वो क्या रहते हैं, है ना। जैसे कि आप हॉर्स बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो नीचे की साइड है, जो कि अर्थ को के तरफ है, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसे? वेंट्रल। ठीक है, जो ऊपर की तरफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डोर्सल। गर्दन की साइड वाले को क्या बोलेंगे? एंटीरियर। गर्दन के पीछे वाली साइड को क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। इतना समझ में आया आपको कि मतलब कि दिस इज द ह्यूमन, है ना। तो ये वाला नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा? वेंट्रल। ये क्या हो जाएगा? डोर्सल। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। ठीक है, अब बॉडी को अगर हम सेंट्रल से कट करें, अगर सेंट्रली कट करें, बॉडी के पास जितनी भी चीजें होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मीडियल। और बॉडी से दूर जो भी होगी उसे हम बोलेंगे लैटरल। जैसे कि हमारा हैंड लैटरल लेके मीडियल, लैटरल लेके मीडियल, लैटरली है। ठीक है, नोज हमारा लैटरल लेके मीडियल, मीडियली है। ठीक है, तो ये एक्सिस के थ्रू, मतलब ये सेंट्रल एक्सिस से जितना दूर जाते जाएंगे तो लैटरली जाते जाएंगे, सेंट्रल एक्सिस के पास आते जाएंगे तो मीडियली आते जाएंगे। इतना समझ में आ गया आपको? इंटर, दो के बीच में, किसी भी दो के बीच में उसे बोलेंगे इंटर। जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन, है ना, मतलब कि दो स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है। इंट्रा मतलब आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे कि इंट्रा स्कूल कंपटीशन मतलब स्कूल में ही बच्चों के बच्चों, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चे के बीच में होता है, हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्कूल कंपटीशन। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, है ना। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, किसी भी चीज से बाहर, दैट इज एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना टर्म समझ में आ गया, है ना। वापस से एक बार रिकॉल करेंगे क्या? तो दिस इज वेंट्रल, दिस इज डोर्सल, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। इतना समझ में आ गया, है ना। और एक्सिस के दूर जाते जाएंगे तो लैटरली, एक्सिस के पास आते जाएंगे तो मीडियली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, उसके बाद हम तीन टर्म हमेशा सुनते हुए आएंगे, व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या तीनों चीज एक है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को हम सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है ना। ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, उसे हमने कह दिया ब्रीदिंग। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वहां पे, है ना। पहले क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है? ETS, है ना। ये तीनों चीज होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एंड में O2 का इस्तेमाल होता है। अगर एंड में O2 का इस्तेमाल हुआ तो उसे हम बोल देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और O2 का नहीं होता एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वो तो मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वापस एक बार रिवाइज करेंगे, क्या? ब्रीदिंग एयर रेस्पिरेशन, ये दोनों सिनोनिम है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 को अंदर लेना एंड CO2 को बाहर निकालना, उसे हम क्या बोल देंगे? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया कि वो सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन हो रहा है, और सेल सिर्फ O2 CO2 लेती ही नहीं है, वो उसको प्रोसेस भी करती है। उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला टर्म आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब क्या? O2 का इस्तेमाल हो रहा है, फॉस्फेट लगाया जा रहा है, उससे ATP का फॉर्मेशन होने वाला है, ETS बनने वाले। ETS कहाँ होती है? आपको पता होगा ना कि ETS कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और उसके बाद वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना। ऑक्सीजन यूटिलाइज इन लास्ट स्टेप ऑफ ETS, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर O2 का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और CO2 जो कि हार्मफुल बाय प्रोडक्ट होता है, उसे हम बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 इन द सेल। ठीक है ना, कि एटमॉस्फेयर से जो चेंजेस हो रहे हैं गैसेस के, उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। चलिए आगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हर एक एनिमल टू एनिमल वेरी करता है कि वो भाई साहब रहता कहाँ है, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, वो उस पर डिपेंड। जैसे कि अर्थवर्म स्किन से करता है, स्पाइडर्स बुक लंग करते हैं, है ना, और फिशेस गिल्स के थ्रू करते हैं, और ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स करते हैं लंग्स के थ्रू। ठीक है, इतना चीज हमको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? अर्थवर्म किससे करता है? स्किन से। बुक लंग्स किस में देखे जाते हैं? स्पाइडर एंड इंसेक्ट में। गिल्स किस में देखी जाती है? फिशेस में। और लंग्स हमारे में होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं। ठीक है,
जैसे कि स्पॉन्जे, सिलेंडरेटा, फ्लैटवर्म, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से कर लेते हैं क्योंकि इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा अर्थवर्म, है ना। स्किन स्किन की ऊपर की लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल, है ना, इसीलिए बोलते हैं हम क्यूटेनियस लेयर, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट होता है, नेटवर्क सिस्टम। ब्रैकियल रेस्पिरेशन कौन करता है? गिल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। पल्मोनरी, है ना, इसका मतलब क्या हो गया? लंग्स। फिशेस गिल्स यूज करती है, एम्फीबियंस जो है वो लंग्स यूज करते हैं, फ्रॉग्स जो है वो लंग्स और मॉइस्ट दोनों स्किन यूज करता है। नीट 2026 का आने वाला क्वेश्चन है। या फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है एंड लंग से भी रेस्पिरेशन करता है। ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन उसका पूरा एक सिस्टम होता है। क्या क्या होता है? नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल चेम्बर, पैरिंग्स, लैरिंग, एपिग्लॉटिस, ट्रकिया, लंग्स। समझ में आया आपको? वापिस ये लाइन याद रखेंगे क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल जहां ओपन होती है, फिर नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग, एपिग्लॉटिस, ट्रकिया, लंग्स, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा अपने को, बहुत बढ़िया। देखिए, फ्रॉग के लंग्स एंड ह्यूमन के लंग्स में दोनों में फर्क है। फ्रॉग का लंग्स जो है ना वो प्रेशर लंग है, ठीक है, और हमारा जो लंग है वो सक्शन लंग है, ठीक है। बचपन में आपने वो बनाया भी होगा ना फुग्गा डाल के, लंग्स है, ठीक है। मतलब कि हम सक्शन के थ्रू लेते हैं और वो क्या करता है? पहले हवा को भरता है, देखिए यहाँ पे ये पूरा फुला हुआ है ना, हवा को भरता है एंड प्रेशर से लंग्स के अंदर डालता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है ना कि हम पहले मुला के अंदर डालते हैं, ऐसा नहीं। हम इस तरीके से रेस्पिरेट करते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो लंग्स है वो है प्रेशर सिस्टम से चलने वाला, ठीक है। आगे ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया है ना, ऊपर क्या होगा? एक्सटर्नल नोज, फिर उसके नीचे होगा नेजल चेम्बर, उसके नीचे क्या होगा? नेजल चेम्बर, फिर एपिग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रकिया। फिर वो ट्रकिया डिवाइड होंगे ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस, और फिर वो ब्रोंकियल, फिर उसके नीचे आएगा एल्वियोला। इतना समझ में आया आपको? क्या बताया मैंने आपको? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजल चेम्बर, फिर उसके बाद क्या आएगा? एपिग्लॉटिस, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, और फिर उसके बाद ट्रकिया। फिर ट्रकिया डिवाइड होंगे ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एंड उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद आएगा एल्वियोला, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? कभी कभी ऐसे लाइन से पूछ दिया जाता है कि भाई साहब इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ है। वापस से हम एक बार देख लेंगे। लिखा हुआ नेजल चेम्बर ओपन कहाँ होता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स में ओपन होती है। लैरिंग कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो जिसे साउंड बॉक्स होते हैं, है ना, ये वाला, इसे हम बोलेंगे लैरिंग, जिसे हम कहते हैं साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कवर करता है, एपिग्लॉटिस, है ना। फूड पाइप की ओपनिंग को हम बोलेंगे ग्लॉटिस। देखिए हमारा पहले सामने क्या है? ट्रकिया। ट्रकिया के जस्ट पीछे क्या है? इसोफेगस, है ना। सामने क्या है? ट्रकिया। ट्रकिया के जस्ट पीछे है इसोफेगस। जब हम ऐसे ब्रीथ कर रहे होते हैं और उसी टाइम पे अगर हम खा भी रहे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम खाना खाते खाते थोड़ी देर के लिए सांस रोक लेते हैं, ऐसा तो करते नहीं है। तो खाना भी खा रहे होते हैं, सांस भी ले रहे होते हैं, तो फूड जो है वो ट्रकिया में ना चला जाए, फूड जो है वो ट्रकिया में ना चला जाए, इसीलिए उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और वो क्या होता है? कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। कैसा होता है? कार्टिलेजिनस फ्लैप। बहुत बार पूछा जाता है कि म्यूकस फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। इतना भी इस लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्या करता है कि प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, है ना, क्योंकि अगर लैरिंग्स में फूड चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको ठसका लगता है, कभी कभी एकदम से ठसका लगता है, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वेस्कुलर वॉक, जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं, है ना। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मैंने क्या बताया पहले? ट्रकिया डिवाइड होगी प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बनता है एल्वियोला, ठीक है। देखिए ट्रकिया से लेके तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक सी शेप कार्टिलेजिनस होते हैं। एल्वियोला ही ऐसी जगह है जहां पर एक्सचेंज होता है CO2 एंड O2 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ब्रांचिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस लंग्स। लंग्स के अंदर ही होते हैं सारी चीजें। लंग्स कवर्ड होती है डबल मेम्ब्रेन ऑफ प्लूरा से। प्लूरा, उसके बीच में होती है प्लूरल फ्लूइड, है ना। वो क्यों होती है प्लूरल फ्लूइड? क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है, तो दो लेयर होती है ना। एक इंटरनल होगी, इंटरनल प्यूरल मेम्ब्रेन एंड आउटर प्यूरल मेम्ब्रेन, इनर प्यूरल मेम्ब्रेन एंड आउटर प्यूरल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन किससे चिपक के होगी? ऑब्वियसली लंग से। और आउटर मेम्ब्रेन किससे टच में रहने वाली है? वो रहने वाली है थोरासिक कैविटी के से, ठीक है, थोरासिक लाइनिंग से, जिसमें कि वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल चिपक के रहेंगे उससे, वही मूवमेंट में हेल्प करती है हमारी, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। देखिए जो हमने ये पढ़ा ना, ये जो पार्ट है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक कंडक्टिंग पार्ट मतलब कि वो एयर को एल्वियोलाई तक लेकर आने वाला, जो एल्वियोलाई तक पार्ट है उसे हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट, और एल्वियोलाई के बाद वो एक्सचेंज में यूज होता है, ठीक है।
वो एक्सचेंज में होता है। कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, वहां पे ही एक्सचेंज होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, क्या, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट नॉस्ट्रिल से ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई, ठीक है। द लंग सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी एंड एयरटाइट चेंबर, ठीक है, थोरैसिक कैविटी में होता है। अब एनाटॉमिकली आप देखोगे तो दिस इज हेड रीजन, यहां से लेके यहां तक, डायफ्राम तक थोरैसिक, उसके नीचे एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे पेल्विक, ठीक है। ये लाइन भी आपको समझ में आ गई। हमने आज क्या देखा, पहला वेंट्रल, डोर्सल, एंटेरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। सेंट्रल लाइन से दूर लैटरल, सेंट्रल लाइन के पास मीडियल, ठीक है। एक और हमने चीज देखी, अगर हम ऐसे कट करें तो ये है हेड रीजन, यहां से यहां तक नेक रीजन। उसके बाद क्लैविकल, ये जो ब्यूटी बोन बोलते हैं ना, क्लैविकल से लेके तो डायफ्राम तक वो होगा थोरैसिक, थोरैसिक से लेके तो आपकी हिप बोन जहां यहां तक टच होगी, हिप बोन तक, उसे हम क्या बोलेंगे, एब्डोमेन। और उसके नीचे वाला एरिया को पेल्विक, पेल्विक के नीचे लेग्स, ठीक है। ये टर्म्स भी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि ये ऑर्गन कहां पर प्रेजेंट है। तो लंग्स हमारा कहां प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी में। हार्ट हमारा कहां प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। डायफ्राम हमारा कहां है, डायफ्राम डिवाइड करता है दोनों को, थोरैसिक एंड एब्डोमेन को, ठीक है। ये समझ में आएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां है, पेल्विक रीजन में, ठीक है। ब्रेन कहाँ है, तो हेड रीजन में। इतना तो आपको पता ही होगा, उसी वो होना जरूरी है, तभी तो हम पढ़ पाएंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। आगे देखो, मैंने पहले बताया आपको डोर्सल वेंट्रल सब कुछ ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए द थोरैसिक चेंबर, थोरैसिक चेंबर डोर्सली, वेंट्रली, लेटरली, लोअर साइड, समझ में आया। डोर्सली मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट मतलब क्या, पीछे वाला पार्ट, मतलब कि वर्टिबल कॉलम, पीछे रहेगा वर्टिबल कॉलम। वेंट्रल मतलब नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट मतलब सामने वाला पार्ट, यहाँ होगा स्टर्नम, दिस इज द स्टर्नम, ठीक है। लैटरली आजू बाजू के एरिया, लैटरली क्योंकि दूर है ना, सेंट्रल लाइन से दूर है, तो लैटरली क्या है, रिब्स, ठीक है। और लोअर साइड में क्या है, लोअर साइड में क्या है, डोम शेप, डोम शेप डायफ्राम, ठीक है। इतना बेसिक है। देखिए मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के बताता हूँ। सामने क्या है, स्टर्नम, साइड से क्या है, रिब्स, पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, वर्टिबल कॉलम, और नीचे क्या है, डोम शेप का, डोम शेप का डायफ्राम। इतना ही है याद रखने का, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमको दिख रहा है लंग, ये पूरा लंग है, ठीक है। आप जब एमबीबीएस में जाएंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहां ये वाले डायग्राम पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर हम अभी बेसिक डायग्राम पे ही रहते हैं, बेसिक ही चीज समझेंगे। नेक्स्ट, एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग इन थोरैक्स, एनी चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल रिफ्लेक्टेड इन लंग्स, मतलब कि पल्मोनरी कैविटी में एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि भाई साहब आज लंग में पूरा ही हवा भर देंगे, वैसा नहीं किया जा सकता। उसे करने के लिए प्रोसेस होती है। देखिए, आप अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट पे रखेंगे और इनहेल करेंगे। इनहेल करते टाइम आप क्या देखेंगे कि आपका चेस्ट आगे की तरफ आया है एंड डायफ्राम नीचे की तरफ गया हुआ है ना। उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, उसके वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, है ना। आपको पता है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पता है ना, बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अंदर का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, उसे हम बोलेंगे इनहेलेशन। एग्जैक्ट उल्टा होगा, क्या होगा, अब आप सांस छोड़ के देखिए, तो चेस्ट अंदर की तरफ गया और वापस डायफ्राम डोम शेप में आया, तो क्या हुआ, वॉल्यूम, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो एयर कहां से कहां जाएगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो दिस इज द रेस्पिरेशन। चलिए, ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, है ना। मैंने बताया आपको इंस्पिरेशन में क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा तो एयर अंदर आएगी। एक्सपिरेशन में क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो एयर बाहर की ओर जाएगी। इतना आपको समझ। प्रेशर ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग इज ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ये सब आप पढ़े, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। आगे किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, मैंने बताया आपको कि डायफ्राम और जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल, रिब्स के लिए टर्म यूज की जाती है कोस्टा, लिप्स के लिए क्या टर्म यूज करती है, कोस्टा। इन दोनों के बीच में जो मसल होगी उसे क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल। कुछ बाहर निकली होगी, कुछ अंदर होगी, जो बाहर निकली होगी उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अंदर वाली क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। सब चीजें समझने वाली, कुछ भी रटने वाली नहीं है,
है ना, इस डीप लेवल पे समझा रहा हूँ मैं आपको, फोकस करते हुए समझेंगे। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन मतलब अंदर आने वाली है, तो प्रेशर बढ़ेगा ही कम होगा, बताओ जल्दी। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर विद इन लंग्स जो है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, समझ में। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, है ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने क्या बताया, एंटेरो पोस्टीरियरली वो वॉल्यूम बढ़ाएगा, वो क्या बढ़ेगा, एंटेरो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ाएगा, है ना, ये एनसीईआरटी का ये है। रिपकेज रेज्ड होंगे, ये क्या बढ़ाएगा, डोर्सो वेंट्रली बढ़ाएगा, क्योंकि आगे पीछे हो रहा है ना, ये इंक्रीज करेगा डोर्सो वेंट्रली, ये क्या करेगा, डोर्सो वेंट्रली। और ये कैसे करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंटेरो पोस्टीरियरली, ये ध्यान रहेगा, एंटेरो पोस्टीरियरली। ऐसा था, ऐसा हो गया, मतलब कि इस तरीके से बढ़ा, तो ये कैसा बढ़ा, एंटेरो पोस्टीरियरली, ये कैसे बढ़ा, डोर्सो वेंट्रली, ठीक है। तो उसके वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर अंदर आएगी। एक्सपिरेशन में उल्टा होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या करेगी, वापस रिबकेज को अंदर की तरफ खींचेगी, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये रिलैक्स होगा। कौन रिलैक्स होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अंदर की तरफ खींचेगी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगी, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर बाहर आएगी। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब हवा अंदर लेना, एक्सपिरेशन मतलब हवा बाहर छोड़ना, ठीक है। क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, एंड डायफ्राम, ये तीन चीज है ना, क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि, है ना, तीन चीज होती है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2026 में आने वाला सवाल है, ये नीट 2026 में आने वाला सवाल है, श्योर लिख कर रख लीजिए। और मुझे थैंक्स करिएगा, जिस दिन आप नीट देने बैठेंगे उस दिन ये क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, रिलैक्स, ठीक है, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्ट इसका उल्टा, ये होगा रिलैक्स, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये होगा रिलैक्स, ठीक है। हमको क्या ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर अंदर आती है, उसे हम बोल देते हैं इंस्पिरेशन। एग्जैक्ट इसका उल्टा होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम वापस से रिलैक्स करता है, उसके वजह से क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, हवा बाहर चली जाती है, इसे हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। और ये दोनों मिला के होती है रेस्पिरेशन, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। सॉरी फॉर माई गंदा हैंड राइटिंग, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दी हुई है कि चेस्ट एक्सपांड होगा, चेस्ट एक्सपांड कैसे होगा, चेस्ट एक्सपांड कैसे होगा बताइए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इंस्पायर कर रहे हैं, हम एक्सपायर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर अंदर जा रहा होगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर बाहर निकल रहा होगा, है ना। तो वही वॉल्यूम्स को मल्टीपल नाम दिया गया है कि किस समय क्या हो रहा है, और उसको नापने के लिए एक मीटर होता है, उसे हम बोलते हैं रेस्पायरोमीटर, रेस्पायरोमीटर। ये क्या करता है, ये वॉल्यूम्स को नापता है, कौन से वॉल्यूम, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वॉल्यूम्स के नाम याद रखना, इजी है, बहुत इजी है, रटना नहीं है, समझना है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। भाई साहब ये सब क्या है ना, बेसिक मैं आपको बताता हूं। देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एक नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, हम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज कर सकते हैं, पहले हम फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, फिर हम फोर्सफुली इनहेल करेंगे, यही तीन चीज चार चीज की जा सकती है ना। पहला क्या करते हैं हम, नॉर्मल, पहला क्या करते हैं हम, नॉर्मली इंस्पायर करते हैं, नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, पहला। दूसरा क्या करेंगे, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेंगे, थर्ड फोर्सफुली क्या करेंगे, एक्सपिरेशन करेंगे, और सारा मिला के कर सकते हैं, मतलब कि पहले फोर्सफुली बाहर निकाल दे, फिर फोर्सफुली अंदर ले ले, है ना। देखिए नाम ही बता रहा है, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल एयर हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उसे हम बोल दिए टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल एयर लेने के बाद एक्स्ट्रा जो लेयर अंदर लेंगे उसे हम बोल देंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सेल करने के बाद एक्स्ट्रा एयर हम बाहर निकालेंगे उसे हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम ये होता है जो कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी अंदर रह जाती है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। ऐसा नहीं है ना कि पूरा पूरा लंग ही खाली कर देंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको।
क्या? तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 2500 से 3000। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1100। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 1200। देखो खेल यही होने वाला है, आपको समझ में आ गया होगा। 1000 से 1100 और 1100 से 1200 के बीच में ही खेल हो सकता है, ठीक है। इन सबको मिला मुला के कुछ तो भी नामकरण दिया गया है। देखो हमें पता है कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, यही 4 वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 2500 से 3000, ठीक है। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1100, ठीक है। और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 1200, ठीक है। अब देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, नाम ही बता रहा है कि कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? पहले 500, फिर 2500 से 3000, है ना। ये हो गया हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, राइट। ये हो गया हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी मतलब कि हम कितना ज्यादा एयर अंदर ले सकते हैं। हम कितना ज्यादा एयर अंदर ले सकते हैं कब? फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद। फोर्सफुल एक्सपिरेशन हम करेंगे तो पहले क्या कर रहे होंगे? पहले पूरा हवा बाहर निकाल दिया, अंदर बचा सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम। जब इंस्पायर करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरेंगे, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम भरेंगे, उसके बाद हम क्या भरेंगे? उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरेंगे। तो तीनों को मिला के हमने क्या बोल दिया? वाइटल कैपेसिटी, है ना। इन तीनों को मिला के हमने क्या बोल दिया? वाइटल कैपेसिटी। और ये सब कुछ मिला के क्या बोल दिया? टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोल दिया? टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया क्या? कितना ईजी है ना। वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो वापस से रिवाइज कर देते हैं, है ना। वापस से रिवीजन में क्या देखेंगे? टीवी, IRV, ERV एंड RV, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बोला हमने? बताओ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इन तीनों को मिला के क्या बोला हमने? बताओ, वाइटल कैपेसिटी। और इन चारों को मिला के हमने क्या बोला? टोटल लंग कैपेसिटी। इतना समझ में आया? अब देखो यही दो तो बच रहा है, ये दो बच रहा है ना, इनको भी कुछ नामकरण दे देते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोला? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या? मैंने आपको पीछे समझा दिया। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या? मैंने आपको पीछे समझा दिया। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या? मैंने आपको समझा दिया। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या? मैंने आपको समझा दिया। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब क्या? सब कुछ मिला मिलोगे। समझ में आया क्या आपको? एकदम बेसिक चीज है, हमको सिर्फ 4 चीज याद रखनी है। टीवी क्या क्या याद रखनी है? टीवी क्या क्या याद रखेंगे? टीवी, IRV, ERV, RV। समझ में आ गया? दो को मिला के IC, इन तीनों को मिला के VC, इन चारों को मिला के TLC और नीचे के दोनों को मिला के FRC। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका नंबर भी आपको याद रखना है कि कितने कौन से हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ। आप दो तो बता दोगे, खेल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्वियोलाई, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। O2 CO2 सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बेस्ड ऑन प्रेशर, अपने प्रेशर के ऊपर चलेंगे, है ना। अपने प्रेशर, अपने पार्शियल प्रेशर के ऊपर, डाल्टन्स लॉ ऑफ गैसेस, है ना, कि अपने पार्शियल प्रेशर के हिसाब से चलता है सब कुछ, है ना। मेरा पार्शियल प्रेशर पे मैं चलूंगा, तू तेरे पार्शियल प्रेशर पे चल। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है CO2 और CO2 के पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता है। सब अपने अपने प्रेशर पे चल रहे होते हैं। ये होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ गैसेस, ठीक है। जहां तक मैं सही ही बोल रहा हूँ, एक बार आप चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने ये चीज सही बोली है या गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than O2. The amount of CO2 can diffuse much higher compared to O2 in per partial pressure. मतलब कि पार्शियल प्रेशर कम होते हुए भी तेजी से डिफ्यूज कर जाता है क्योंकि एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आपकी एफिनिटी आपके क्रश की तरफ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से सवाल आ जाते हैं बच्चा, है ना। क्या क्या होता है इसमें? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, द एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आ गया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल जो चैप्टर है ना, वहां पे डाल दिया जाता है। बोलते हैं कि वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, वहां वहां से नहीं, वो क्योंकि पूरा डेटा ही स्कैटर्ड है। एनसीईआरटी में पूरे तरीके से स्कैटर्ड है। तो ये सब चीजें ना आप एक एक पन्ने पे नोट करते जाइए। क्या? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 चीज से बना होता है। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथीलियम और बेसमेंट सब्सटेंस। इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। एंड यहीं पर पूरा खेल हो रहा है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में एक्सचेंज हो रहा है, यहीं पर ब्रीदिंग चल रही है ना। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी छोटी होती है? 1 mm से भी कम होती है, ठीक है।
ब्लड जो है वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ब्लड ही लेके आएगा ना, सब कुछ ब्लड ही लेके चलता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? आरसीबी, आरसीबी नहीं आरबीसी, ठीक है, इस वाला का आप नाम दे। 3% ऑफ कैसे जाएगा? प्लाज्मा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 20 से 25% आरबीसी लेके जाती है। 70% कौन लेके जाता है? बाइकार्बोनेट। और 7% प्लाज्मा के फॉर्म में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यही है आपका क्या, मैंने आपको बताया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? क्या क्या होता है? तो स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथीलियम और बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। ये तीन चीज मिलके बनाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। कभी कभी ये भी आ जाता है क्या करने के लिए? लेबल करने के लिए। लेबल करो भाई साहब, इसको मास्क कर देगा, इसको मास्क कर देगा, इसको मास्क कर देगा, एबीसीडी दे देगा, आप बताओ, ठीक है। तो ध्यान रखना है सारे के सारे एनसीईआरटी के डायग्राम। क्या होगा? हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इसमें 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होती है। याद है ना, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा क्या होता है। 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ चीज होनी चाहिए ये, ठीक है। उससे उससे क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है, रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है। एक हीमोग्लोबिन 4 O2 मॉलिक्यूल को लेके जाता है माथे पे, है ना, 4 O2 मॉलिक्यूल को लेके जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां पर ज्यादा होगा? बताओ आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां पर ज्यादा होगा? सेल के लेवल पे कि लंग के पास? बताओ। मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां पर ज्यादा होगा? एल्वियोलाई के लेवल पर होगा कि सेल के लेवल पर? ऑब्वियसली एल्वियोलाई के लेवल पर। तो एक्सचेंज वहां पर O2 का हो जाएगा, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहां पर ज्यादा होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहां पर ज्यादा होगा? वो होने वाला है आपका सेल के लेवल पे, ठीक है। चलिए, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का इंपॉर्टेंट है 40 45 40 45, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज भी करता है कि कहां पे क्या। एल्वियोलाई में किसका ज्यादा होने वाला है? आप बताओ, एल्वियोलाई में ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। डीऑक्सीडेटेड ब्लड में ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, तभी तो यहां से यहां आएगा ना गैस। ऑक्सीडेटेड ब्लड में ज्यादा होगा कम होगा? CO2 का मूवमेंट होने वाला है। और टिश्यूज में ज्यादा होगा कि ऑक्सीडेटेड ब्लड में ज्यादा होगा? टिश्यू में ज्यादा होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे, प्रेशर ग्रेडियंट के डिफरेंस पे ही चल रहा होता है पूरा प्रोसेस। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये होता है सिग्मोइड कर्व। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। एल्वियोलाई में क्या होगा? कंडीशन फेवरेबल होगी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। टिश्यू में क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन होगा डिसोसिएशन का। तो ये ऑक्सीजन दे दी जाएगी, है ना। क्या हुआ? लंग के पास से ऑक्सीजन लेके आया ब्लड और ले जाके टिश्यू लेवल पे छोड़ दिया। वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? एल्वियोलाई के लेवल पे क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यू के लेवल पे क्या होगी? ऐसा फेवरेबल होकर डिसोसिएशन हो जाए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट टिश्यू। वही चीज मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 4 ml ऑफ CO2। याद रखेंगे, 5 ml O2, 4 ml CO2। ये याद रखने वाली चीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ml ये हमें ध्यान देना चाहिए। ये होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये ना कभी कभी राइट की तरफ शिफ्ट होता है, कभी कभी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट शिफ्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? राइट शिफ्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट शिफ्ट। अब कौन सी कंडीशन में राइट शिफ्ट होता है और कौन सी कंडीशन में लेफ्ट शिफ्ट होता है, देखते हैं हम। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट बहुत बार आपने सुना होगा, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, CO2। क्या याद रखेंगे? CO2। देखो, अगर CO2 बढ़ा तो क्या होगा? CO2 बढ़ा तो क्या होगा? H प्लस बढ़ेगा। क्या होगा? H प्लस बढ़ेगा तो 2,3-DPG भी बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये सारी की सारी चीजें बढ़ेगी तो ये होगा राइट शिफ्ट। एग्जैक्ट इसका उल्टा, CO2 कम होगा, CO2 कम होगा, DPG कम होगा, H प्लस कम होगा, तो ये लेफ्ट शिफ्ट में होगा। तो बेबी का जो लंग होता है, बेबी की जो
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है, बेबी की जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है वो लेफ्ट के तरफ में शिफ्ट होती है। ये आपको याद रखना है कि फीटस की कौन से साइड में होती है, लेफ्ट शिफ्ट होती है। यहाँ पे आपको क्या याद रखने वाली चीज है कि फीटस की जो शिफ्ट है वो कौन सी शिफ्ट होगी, लेफ्ट शिफ्ट होगी। ठीक है, आप याद रखो कि बच्चा लेफ्ट शिफ्ट में काम करता है, बात खत्म। ठीक है, इतना हमको याद रखना है, बच्चा लेफ्ट शिफ्ट में काम करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। CO2 और Hb मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोनो हीमोग्लोबिन। वो होता है 20 से 25%। क्या, व्हेन partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low as in tissue, more binding of CO2 occurs। देखो हीमोग्लोबिन ऐसा दोस्त है, दोगला दोस्त है। ठीक है, कैसा दोस्त है, दोगला दोस्त है। जिस तरफ की सरकार उस तरफ हम, समझ गया आपको, है ना। दोगला दोस्त है मतलब कि जहां पर CO2 ज्यादा होगा तो CO2 से जाके चिपक जाएगा, जहां O2 ज्यादा होगा तो O2 से जाके चिपक जाएगा। बोहर इफेक्ट एंड हेल्डाने इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड करने वाला हेल्डाने इफेक्ट, और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड करने वाला बोहर इफेक्ट। तो कौन सी चीज कहां पे होने वाली है, हेल्डाने इफेक्ट कहां पर होगी, एल्वियोलाई के स्टेज पे। ठीक है, और बोहर इफेक्ट कहां होगा, टिश्यू की स्टेज पे। समझ में आ गया आपको। ये मैंने कुछ निमोनिक दिए हुए हैं, आप याद कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, एट एल्वियोलार स्टेज, एट एल्वियोलार साइड, opposite direction leading to formation of CO2 and H2O, CO2 get trapped as bicarbonate at tissue level and transport to alveoli release। चलिए ये चीज मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से होती है। देखिए, CO2 क्या है, CO2 H2O से मिलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसको कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड उसको वापस कन्वर्ट करता है बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट को हम बाहर भेज देते हैं। ये पूरा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है आरबीसी के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, आरबीसी के अंदर। इसे हम प्लाज्मा में भेज देते हैं। अब हमने प्लाज्मा में एक नेगेटिव आयन भेजा है तो हमें एक नेगेटिव चाहिए होगा, है ना, हमें एक नेगेटिव चाहिए होगा, तो हम क्लोराइड को अंदर लेके आते हैं, हम क्लोराइड को अंदर लेके आते हैं। इसे हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट एंड हैमबर्गर शिफ्ट। अच्छे से लिख दो, क्लोराइड शिफ्ट और हैम बर्गर शिफ्ट। ठीक है, कौन सी शिफ्ट बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट एंड हैमबर्गर शिफ्ट। अच्छे से आपको देखिए, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि क्या हुआ, CO2 और H2O मिले, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने उसको कार्बोनिक एसिड में बना दिया, H2CO2, H2CO3, H2CO3 वापिस स्प्लिट हुए, है ना, किसमें, बाइकार्बोनेट में, और एक H+, वो H+ को पकड़ लिया हीमोग्लोबिन ने, बाइकार्बोनेट को हमने बाहर भेज दिया। बाहर भेजने की वजह से एक क्लोराइड को अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव गया है तो एक नेगेटिव आएगा, तभी तो सब कुछ सिस्टम बराबर चलने वाला है ना, संतुलन बना के चलना है ना। एक नेगेटिव बाहर गया तो एक नेगेटिव अंदर आएगा, वो आएगा क्लोराइड, इसे हम बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट, इसी को बोलेंगे हम हैमबर्गर शिफ्ट। समझ गया आपको। हमने यहाँ पे दो शिफ्ट और दो इफेक्ट के बारे में बात किया। कौन से दो शिफ्ट और दो इफेक्ट, एक राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, समझ में आया, दूसरा क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट, है ना, ये दो के बारे में बात किया। हमें बस इतना याद रखना है कि फीटस में लेफ्ट होता है, फीटस फीटस लेफ्ट शिफ्ट, ये याद रखेंगे। क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर शिफ्ट क्या होता है, ये पता है, सेलुलर लेवल पे होता है, आरसीबी के लेवल पे होता है, इतना समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट हमने इफेक्ट पढ़े दो, हल्डाने इफेक्ट और बोहर इफेक्ट। हेल्डाने इफेक्ट कहां पर होता है, एल्वियोलाई के लेवल पे। कहां होता है, एल्वियोलाई के लेवल पे। बोहर इफेक्ट कहां होता है, टिश्यू के लेवल पे। इतना चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहां होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मतलब कि उसको भी कंट्रोल करने वाला कहां होता है, पॉन्स में। कहां होता है, पॉन्स में। मतलब कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर ना प्रेशर को देखता है कि भाई साहब ऑक्सीजन ज्यादा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब बताइए इन दोनों में से घातक कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड घातक है कि ऑक्सीजन घातक है। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड घातक है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ना, पॉन्स जो है वो ऑक्सीजन को नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सेंस करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो रेस्पिरेशन बढ़ा दिया जाएगा, जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट आगे, डिसऑर्डर। कौन से डिसऑर्डर होते हैं, पहला एस्थमा,
हमें पता है। एम्फाइसीमा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एस्थमा में क्या होता है, जो हमारे ट्रकिया है, ट्रकिया डिवाइड हुए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल, उनकी उसमें जो हवा जाने की स्पेस है वो कम हो जाती है, इसीलिए सिटी जैसी आवाज आती है। और उसी को हम ठीक करने के लिए, वो कोलैप्स होने लगते हैं ना, तो उसी ठीक करने के लिए क्या देते हैं, पंप्स, है ना। वहां पे होते हैं साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। क्या होता है, साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। आपको आएगा नहीं, पर जान लीजिए कि उसका कंटेंट क्या होता है, साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। ठीक है। व्हाट इज एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा कम होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर, बहुत लंबे टाइम तक सिगरेट पी रहे हैं, फुफू कर रहे हैं, है ना। बहुत लंबे टाइम तक सिगरेट पीने से क्या होगा कि उसकी एक लाइनिंग बन जाएगी, है ना, अंदर जाके स्मोक की लाइनिंग बन जाएगी। वो स्मोक की लाइनिंग को निकालने के लिए लंग कोशिश करेगा, उसको बार बार क्लीन करेगा, उसकी वजह से एल्वेलाई डैमेज हो जाती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होगा, इंडस्ट्री में काम करने वाले, जैसे मेरे दादाजी इंडस्ट्री में काम करते थे। कौन सी इंडस्ट्री में, कोयला वाली इंडस्ट्री में, तो उन्होंने लाइफ टाइम वही काम किया है, तो अंत में वो हमेशा खांसते ही रहते थे। सारी चीजें हमने करवाई, सारे टेस्ट करवाए, लेकिन कोई भी टीबी पॉजिटिव नहीं, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको, फिर भी वो खांसते रहते थे। क्यों खांसते रहते थे? क्योंकि उनकी जो कोल पार्टिकल्स थे वो उनके लंग्स में जाकर बैठ गए थे। ठीक है, ये था हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पूरा चैप्टर। ठीक है, वापिस से 2 मिनट के अंदर पूरा रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, सी सेप कार्टिलेज टर्मिनल ब्रोंकाइज में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में और एल्वियोलाई में नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, प्रेशर कम होता है कि ज्यादा होता है, कम होता है। वॉल्यूम ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है। किस तरीके से होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, एयर अंदर आती है। इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डायफ्राम वापस रिलैक्स करेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, एयर बाहर। इफेक्ट हमने कौन से पढ़े, बोहर इफेक्ट एंड एल्डाने इफेक्ट। एल्डाने इफेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड, बोहर इफेक्ट CO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट। एल्वियोलाई के स्टेज पे एक मिलेगा, दूसरा मिलेगा टिश्यू के स्टेज पे। शिफ्ट देखा, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, फीटस लेफ्ट शिफ्ट, ये याद रखना है। थर्ड थिंग, सॉरी फोर्थ थिंग क्या पढ़ी हमने, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट कब होता है, जबकि हम बाइकार्बोनेट को क्लोराइड से एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि चार्ज प्रॉपर मेंटेन रहे। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। एंड इन वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप एक प्यारी सी लाइक देते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो सीरीज आपको आती रहेगी। एंड इतना पढ़ डाला है तो लाइफ जिंगा लाला 320+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए खम्मा घड़ी, जय हिंद।